नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले इस समय की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। मेहुल चोकसी पर डोमिनिका की अदालत में जो सुनवाई चल रही थी वो सुनवाई पूरी हो गई है। डोमिनिका की सरकार ने वहां पर साफ तौर पर कहा था कि ये याचिका दाखिल नहीं करनी चाहिए क्योंकि वैध नहीं है। अब देखना है कि डोमिनिका की सरकार का जो रुख रहा है और भारत जिस तरीके से शिद्दत से वहां पर इस कोशिश में लगा है कि मेहुल चोकसी को वापस हिंदुस्तान लाया जाए ताकि यहां पर न्याय हो सके उन लोगों के साथ जिनका पैसा पीएनबी के घोटाले की वजह से डूबा। इस सब में जीत इस समय किसकी होगी? क्या यह कानूनी प्रक्रिया, क्या यह कानूनी लड़ाई लंबी चलने वाली है या मेहुल चोकसी हिंदुस्तान वापस लौटेगा? थोड़ी ही देर में चोकसी पर फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अभी बारी है दस्तक की। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में बच्चों के अधिकार वाले घोषणा पत्र पर दस्तखत करने वाले हमारे अपने देश भारत में भी यह नियम है कि युद्ध, बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप जैसे समय में बच्चों को ही पहले राहत पाने का अधिकार है। लेकिन उन्हीं बच्चों ने अपने माता पिता को कोरोना से खो दिया तो सरकारी मदद पाने के लिए क्या बच्चों से ही कहा जाएगा, जाओ साबित करके लाओ कि तुम्हारे माता पिता कोरोना से जान गंवा चुके हैं? अगर ऐसा होता है तो बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए दस्तक देता है आज तक। आज का मुद्दा है अनाथ होने का सर्टिफिकेट बच्चे कहां से लाएंगे? कोरोना से मृत्यु का प्रमाण पत्र लाने के लिए बच्चों को लाचार करने वाली व्यवस्था पर आज दस्तक देकर आप भी उठाइए आवाज। जो सीएमएचओ है डॉक्टर ए.के. तिवारी अब 20-22 दिन से ज्यादा हो चुका तो वो ये कह रहा है कि आप पहले सिद्ध कीजिए कि आपकी मम्मी कोरोना पॉजिटिव थी। आपके पास कोरोना का तो सर्टिफिकेट है कि नहीं? हाँ, नहीं है सर। इन दोनों को इन योजनाओं का लाभ मिले ताकि ये भविष्य में अपने पैरों पर खड़े होकर अपने सपने को साकार कर पाए। अभी तक तो कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, डेथ सर्टिफिकेट और जो भी पेपर्स मुझे रिक्वायर्ड है जो मुझे आगे ऑफिशियली लगाना है। संविधान के अनुच्छेद 15 भाग 3 में राज्य को बच्चों के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जिन्हें जिम्मेदारी मिली उस व्यवस्था ने क्या किया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठे 10वीं के छात्र हनुशीष की आंखों में आंखें डालकर क्या कोई जवाब दे सकता है? क्या आखिर जिस बच्चे ने 4 दिन के भीतर पहले अपने पिता गिरीश कुमार को कोरोना के कारण खोया और फिर मां दिव्या का साया बेटे के सिर से उठ गया, उस बेटे के हाथ को थामकर मदद का भरोसा सरकारी ऐलानों में तो सामने आया, लेकिन माता पिता को खोने वाले बच्चे के कंधे पर ही ये साबित करने की जिम्मेदारी डाल दी गई कि तुम साबित करो कि तुम्हारे माता पिता की मौत कोरोना से हुई है। क्योंकि अस्पताल से मिले हनुशीष के पिता की डेथ सर्टिफिकेट पर मृत्यु का कारण निमोनिया लिखा है, उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया। भोपाल के जिस भदभदा शमशान घाट पर पिता का अंतिम संस्कार हुआ उसमें भी मृत्यु का कारण कोरोना लिखा है, लेकिन सरकारी डेथ सर्टिफिकेट पर मृत्यु का कोई कारण तक दर्ज नहीं किया गया। जिस जगह कमेंट करके लिखना था कोरोना, वहाँ खाली छोड़ दिया गया। अगर उसमें कोरोना नहीं लिखा रहेगा जो हमें नगर निगम भोपाल ने दिया गया है तो जो सरकार योजनाएं बना रही हैं कि 1 लाख देंगे, 5,000 पेंशन देंगे, तो वो उसकी लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो कोरोना सिद्ध नहीं हो पाएगा। हनुशीष के पिता की मृत्यु के सर्टिफिकेट पर कोरोना सरकारी व्यवस्था लिखती नहीं और बैतूल के जिस सरकारी अस्पताल में कोरोना जैसे लक्षणों के बाद हनुशीष की मां भर्ती होकर जान गंवाती है, आरोप है कि वहां की प्रशासन ने तो कोरोना से मृत्यु का सबूत 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे से ही मांगा है। डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, डेथ सर्टिफिकेट की एक पर्ची मिली है और वहाँ के जो सीएमएचओ है डॉक्टर ए.के. तिवारी अब 20-22 दिन से ज्यादा हो चुका तो वो ये कह रहा है कि आप पहले सिद्ध कीजिए कि आपकी मम्मी कोरोना पॉजिटिव थी, जबकि वो 2 दिन तक कोविड वार्ड में भर्ती रही। कैसे सिद्ध कर सकते हैं? सर हमने पहले ही सारी डॉक्यूमेंट जो हमारे पास एंटीजन की रिपोर्ट्स थी वो सब दे दिए थे, उसको देख के ही उन्होंने कोविड वार्ड में भर्ती किया था। अब वो हॉस्पिटल द्वारा मिस हो गई है और हॉस्पिटल अब हमसे ही रिपोर्ट मांग रहा है। हनुशीष जैसे बच्चों की मदद के लिए ही दिल्ली से लेकर भोपाल तक सरकारों ने मदद की योजनाएं निकाली। पीएम केयर्स फंड से ऐसे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्चा उठाया जाएगा। 18 साल की उम्र में बच्चे को मासिक स्कॉलरशिप और 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए 5,000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। बच्चों के लिए मुफ्त हर महीने राशन दिया जाएगा।
स्कूल कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा उठाने का भरोसा दिया गया। लेकिन ये सारी मदद बच्चे तभी पाएंगे जब उनके हाथ में अपने माता पिता की मौत का कारण कोरोना बताने वाला सरकारी पन्ना होगा। लेकिन भोपाल के पास सीहोर में 12 साल की आयुषी और 7 साल के आलोक के हाथ में पिछले साल कोरोना वायरस से जान गंवाने वाली मां और इस साल कोरोना के लक्षण के बाद दम तोड़ देने वाले पिता की तस्वीर भर है। आज तक संवाददाता हेमेंद्र शर्मा जब इस परिवार तक पहुंचे तो पता चलता है कि बच्चों के बुजुर्ग दादा ने स्थानीय स्तर पर झोला छाप डॉक्टरों से पिता का इलाज कराया था। उस मुश्किल वक्त में संभव है कि ये गरीब परिवार अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचने की हिम्मत भी न जुटा पाया हो। अब इनके पास कोई ऐसा कागज नहीं, ऐसा दस्तावेज नहीं जिस पर लिखा हो कि इनके सिर से मां के बाद पिता का साया उठने की वजह कोरोना है, तो मदद मिलना दूर की बात। साधन नहीं था, मैं चौकीदारी करता था और लड़का मेरे थोड़ा खिलाफ था तो मैं ले जा नहीं पाया उसको। तो उसके ये गले में न जाने क्या हुआ, गला बंद हो गया। गला बंद होने के बाद में सर जी वो मर चुका। अभी कुछ नहीं दिया सर जी। आपके पास कोरोना का तो सर्टिफिकेट है भी नहीं? हाँ, नहीं है सर जी। लेकिन जिनकी जान कोरोना ने सरकारी अस्पताल के भीतर ली, उन बच्चों को भी सरकार के भरोसे वाली मदद पाने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। रतलाम मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के दरवाजे बंद हो जा रहे हैं। पिता को खोने वाला गौरव रोज एक काउंटर से दूसरे काउंटर दौड़ता रह जाता है, क्योंकि पिता की मृत्यु कोरोना से होने के बावजूद मदद के हाथ बंधे हैं। क्यों? क्योंकि जिन पिता की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव रही, जिनकी मृत्यु के बाद अस्पताल ने भी अपने एक कागज में कोरोना पॉजिटिव होना लिखा, वहीं डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह वाला कोई कॉलम ही नहीं नजर आता और न कहीं कोरोना से मृत्यु लिखा जाता है। 11 तारीख को पापा का निधन हो गया और अभी तक कोई मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, डेथ सर्टिफिकेट, और जो भी पेपर्स मुझे रिक्वायर है, जो मुझे आगे ऑफिशियली लगाना है, वो कहते हैं अभी नहीं बना है, कल बनेगा, टाइम लगेगा और टाइम लगेगा, अभी नहीं, तैयार नहीं है, पेपर तैयार नहीं है, अभी टाइम लगेगा, आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसा है। समस्या जानने के बाद अब बारी है जवाबदेह लोगों तक इस मुद्दे को ले जाने की। संवाददाता हेमेंद्र शर्मा ने इस जिम्मेदारी को भी निभाया है। ये सारी बातें मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से पूछी कि आखिर योजनाएं मदद करने की हैं, तो उन्हीं योजनाओं का अधिकार पाने में डेथ सर्टिफिकेट के लिए दौड़ाया क्यों जाता है? न सरकार की मंशा है, न सरकार के निर्देश हैं किसी भी जानकारी को छुपाने की। स्थानीय निकाय के डेथ सर्टिफिकेट में कभी भी बीमारी नहीं लिखी जाती थी, न पहले कभी भी नहीं लिखी जाती थी। क्योंकि ये योजना आई है तो सभी हितग्राहियों को इसका लाभ मिले, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। कैसे करेगी सर? करेगी, आप फिक्र मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी देखिए, हमारी सरकार ने योजना बनाई है, हमारी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि वो बच्चे जिनके सर से उनके माँ बाप का साया उठ गया है, उनकी मदद करना है। जब हमारी मंशा है तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सरकार और सरकारी योजनाओं की मंशा साफ है तो फिर जरूरी है कि गौरव हो या आयुषी, आलोक हो या हनुशीष, ऐसे हर बच्चे के घर तक खुद अधिकारी पहुंचे जिनके जीवन के भविष्य पर अभी संकट आया है। योजना बना देना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उन योजनाओं का लाभ जमीन पर तुरंत बच्चों तक पहुंचाने की जवाबदेही अधिकारियों की तय करनी सुनिश्चित की जाए। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। देश में आखिर ऐसे बच्चे कितने हैं जिनको तुरंत सुरक्षा समाज और सरकार के स्तर पर मिलना जरूरी है? इसको लेकर भी यह आरोप लग रहा है कि राज्य सरकारें सही से बच्चों के आंकड़े पेश नहीं कर रही। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है, जहां राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोविड-19 महामारी ने 1742 बच्चों को अनाथ कर दिया, जबकि 7464 बच्चों ने महामारी के दौरान माता पिता में से किसी एक को खो दिया। एनसीपीसीआर ने कोर्ट में बताया कि कोविड-19 के कारण देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों की संख्या 9346 है। यह जानकारी 29 मई तक एनसीपीसीआर के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार है। अब जरूरत है कि ऐसे हर बच्चे तक खुद सरकारी अधिकारी पहुंचे और योजना के अनुसार उन्हें लाभ, सुरक्षा, सुविधा दें। हमारे देश में कोरोना काल में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर करोड़ों भारतीयों की जीवन रक्षा की, जिन्हें देवदूत कहा गया। क्या उन्हीं डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर समाज, सिस्टम और सरकारें वाकई संवेदनशील होती हैं? देश के 2 राज्यों से आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर असम से, जहां डॉक्टर पर भीड़ घेर कर जानलेवा हमला करती है। दूसरी खबर
राजस्थान से, जहां कोरोना की पहली लहर में भीलवाड़ा मॉडल में अपना अहम योगदान देने वाले देवदूतों को नौकरी से निकाल दिया गया। कोरोना से देशवासियों की रक्षा में जब 2 साल के भीतर 1300 डॉक्टर अपनी जान तक कुर्बान कर चुके हैं, तब जख्म से लाल एक डॉक्टर की ये पीठ वाली तस्वीर ही विचलित कर देने वाली नहीं, बल्कि ये पूरी घटना ही विचलित करती है। कोरोना की दूसरी लहर में जब देशवासियों की जान बचाने में दावा है 594 डॉक्टर अपना कर्तव्य निभाते हुए दम तोड़ चुके हैं, तब असम के होजाई जिले से आई इन तस्वीरों ने एक बहुत बड़ा सवाल पैदा किया। सवाल ये कि क्या जीवन रक्षकों की रक्षा करना भी कुछ लोग नहीं सीख पाए? जहां कोरोना से एक मरीज की मृत्यु के बाद युवा डॉक्टर को भीड़ घेरती है, लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर को नीचे गिराकर उन्हें पैरों से मारा गया, बर्तन से पीटा गया, भीड़ डॉक्टर को खींचकर बाहर ले जाती है। एक सुरक्षा कर्मी नजर आता है, लेकिन वो भी डॉक्टर को भीड़ के जानलेवा हमले वाले चंगुल से निकाल नहीं पाता। अस्पताल के बाहर तक ले जाकर डॉक्टर को भीड़ पीटती रही। कोरोना की दूसरी लहर में जब दिल्ली में नागरिकों का इलाज करते हुए उनकी जान बचाने में खुद संक्रमित होकर आईएमए के मुताबिक 107 डॉक्टर जान गंवा चुके हैं, जब बिहार में 96, उत्तर प्रदेश में 67 डॉक्टरों की मौत कोरोना से नागरिकों की रक्षा करने के दौरान जा चुकी है, जब असम में ही 8 डॉक्टर कर्तव्य निभाते अपने प्राण गंवा चुके हैं, तब क्या डॉक्टरों की सुरक्षा का भरोसा भी मजबूती से हम नहीं दे सकते? हालांकि 24 हमलावरों को अब तक पकड़ा जा चुका है, लेकिन डॉक्टर असम के हो या फिर देश में कहीं और के, वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं। ऐसा होता ही आ रहा है, तो हर बार गवर्नमेंट बोलता है कि ऐसा करेंगे, तो अब हम लोग मतलब ऐसा पूरा फिक्स होना चाहिए कि अब नहीं हो। सेल्फलेसली सर्व करते हैं सब लोगों को, तो दुख की बात है। जो लोग लोगों को बचाते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब जो लोगों को बचाते हैं उनके ऊपर अगर अत्याचार होने लगेगा तो हम किसको बचाएंगे? यही सवाल असम से 1900 किलोमीटर दूर राजस्थान के जयपुर में प्रदर्शन करते हुए ये डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी पूछते हैं, जिनके हाथ में पोस्टर है, लिखा है आयुष कर्मियों को बेरोजगार मत करो। आयुष मंत्रालय के अधीन आने वाले ये वो कर्मचारी हैं जिन्हें अब अचानक बेरोजगार कर दिया गया। वो अपनी नियुक्ति के लिए भीलवाड़ा से जयपुर तक रोज प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए। कोरोना काल में जब लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, ऐसे समय में कोई बेरोजगार हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? राजस्थान में यह काम करने वाले डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर सारे आयुर्वेद विभाग के हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे और अचानक से इतने दिनों तक कोरोना में ड्यूटी देने के बाद इन्हें कहा गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। ये सभी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 30 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार की तरफ से एक लेटर दिया जाता है CCRS के माध्यम से कि आपका जो प्रोग्राम है वो बंद कर दिया गया, प्रोग्राम आगे आपकी सेवाएं निरंतर नहीं रखी जाएगी, ये कहकर और हमें 30 तारीख को हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई सर। और ऐसे समय में हमारी सेवाएं समाप्त की गई जब माननीय कलेक्टर महोदय, जो भीलवाड़ा कलेक्टर है, उन्होंने राजस्थान आपदा अधिनियम 200 के तहत हमारी सेवाएं जो अधिकृत कर ली थी, और जो 161 कर्मचारी हैं वो फ्रंट लाइन में आके और कोरोना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। और पिछले 14 महीने से ये सारे कर्मचारी जो हैं वो कोरोना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले साल भीलवाड़ा मॉडल बड़ा सुर्खियों में आया था। उस मॉडल में फ्रंट पर इन्हीं 161 लोगों ने काम किया था। कोई योग डॉक्टर है, कोई फार्मासिस्ट, कोई नर्स। ये अपने तरीके से लगातार मरीजों के बीपी, शुगर समेत तमाम रोग कंट्रोल कराते रहे, ताकि कोरोना और खतरनाक न बन जाए। क्षेत्रीय जो आयुर्वेद संस्थान है उसके अधीन चल रहा था। जिले में 22 इंस्टीट्यूट हैं, CHC उस पे चल रहा था और एक जिला अस्पताल में चल रहा था। तो 5 कार्मिक यहाँ पे लगे हुए थे जिला अस्पताल में और बाकी फील्ड में लगे हुए थे। लेकिन अब इन्हीं आयुष हेल्थ वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट कोरोना के मुश्किल वक्त में अचानक खत्म कर दिया गया। खुद का ध्यान नहीं रखते हुए पेशेंटों को ट्रीटमेंट किया है, योगा से, आयुर्वेद से, सभी से मतलब ट्रीटमेंट किया, लेकिन फिर भी आज सभी को इस तरह से निकाला गया, तो बहुत दुख की बात है हम लोगों के लिए। न्यूनतम तनख्वाह में भी हम अपनी 100% सेवाएं दे रहे थे, उसके बाद हमें निकाल दिया गया है। तो उसके लिए हम यहाँ आए हैं और अनिश्चित काल तक धरना देंगे जब तक हमारा प्रोग्राम एक्सटेंशन का लेटर नहीं आता है। हमें ऐसे कोरोना महामारी में ऐसे समय में हटाया है जब हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। आप खुद सोचिए कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना के मरीजों को वार्ड के भीतर योग करा के तमाम रोगों से बचाते हुए मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में जुटे रहे,
अब वो बाहर अपने रोजगार की चिंता में खड़े हैं। मुश्किल में जो काम आए उन्हें बेरोजगार करने वालों पर आप दस्तक दीजिए। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अब खबर उन डॉक्टर साहब की जो सियासत में समाजवादी पार्टी के सांसद बने, लेकिन धर्म की राजनीति करने की बीमारी के चलते समाज के मन में जहर घोलने वाला बयान देते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि कोरोना काल में जनता को भय और भ्रम के जाल में डालने के लिए भी जिम्मेदार है। आप सोचते होंगे कि वैक्सीन को लेकर देश में भ्रम फैलाने वाले लोग कौन हैं? तो पहला जवाब है समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन जैसे लोग। आप कहेंगे क्यों? तो एक ट्रेलर देखिए। हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं? 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। बड़े बड़े मौसम वैज्ञानिकों का दिमाग चक्कर घिन्नी की तरह घूमने लगेगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई अनुभव सब पर पानी फेर दे रहे हैं। मुरादाबाद से समाजवादी सांसद डॉक्टर एसटी हसन, जिनकी माने तो ताउते तूफान हो या यास, इन सब के भारत में आने की वजह है केंद्र सरकार के बनाए हुए कुछ कानून। ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसकी एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। अब यूं तो सांसद हसन साहब के पास MBBS MS की डिग्री है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। पेशे से खुद को डॉक्टर बताते हैं। इंटेस्टिनल गैंग्रीन पर थीसिस लिखने का दावा भी करते हैं। लेकिन फिलहाल धर्म के आधार पर राजनीति करने के चक्कर में ऐसी अज्ञानता की थीसिस लिखने में जुटे जिसमें इनके मुताबिक देश में अगर नागरिकता कानून न आता, 3 तलाक कानून न बनता, तो न तूफान आते न कोरोना आता। हम सब धार्मिक लोग हैं। हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ एंड बट नहीं हुआ करता। आपने देखा नहीं पिछले दिनों क्या हुआ है? लाशों की कितनी बेहुरमती हुई है, कुत्तों को लाशें खानी पड़ गई। ऐसे ही जनप्रतिनिधियों के कारण अफवाहें फैलती हैं, भ्रम फैलता है, जनता शिकार होती है, नतीजा देशवासी भुगतते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के बयान से ये साफ होता है कि ये देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग नहीं। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी जनता में तार्किक शक्ति को पैदा करना और मजबूत करना भी होता है, लेकिन ये जिम्मेदारी अगर नेता संभाल लेते तो सांसद जी खुद भ्रम के शिकार न होते। मुरादाबाद से शरद गौतम के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। आज 2 जून है। ये वो तारीख है जब सोशल मीडिया से लेकर अपने आसपास के लोगों तक आम लोग बहुत हंसते हुए कहते हैं कि देखो मैंने आज 2 जून की रोटी खा ली। 2 जून की रोटी यानी वो कहावत जिसमें कहा जाता है कि बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें 2 जून की रोटी नसीब हो जाती है। इस कहावत में 2 जून कोई तिथि नहीं है, बल्कि 2 जून का मतलब होता है सुबह शाम 2 समय की रोटी मिल जाना, यानी 2 वक्त का पेट भर जाना। देश का पेट किसान भरते हैं और उन्हीं किसानों के हक की दस्तक आज आपको देनी है जो अपने 2 जून की रोटी के लिए फसल उगाते हैं लेकिन फेंकने को मजबूर हो जाते हैं। जो तस्वीरें आपने देखी उसकी कहानी शुरू करने से पहले देखिए उन संदेशों को जो आपके पास व्हाट्सएप पर आए होंगे या आपने भी भेजा होगा, ये कहकर स्माइली बनाकर कि आज तो 2 जून है और 2 जून की रोटी खा ली या 2 जून की रोटी खा लेना। 2 जून की रोटी यानी 2 वक्त की रोटी आपको हमको किसान देता है। वो किसान जिसकी हालत मई के आखिरी से जून के इस हफ्ते के बीच दिखाने खेत तक पहुंचे हैं। भोपाल में संवाददाता हेमेंद्र शर्मा। जहां किनारे कई किलो टमाटर लाकर फेंका गया। सवाल उठता है कि जो किसान टमाटर उगाता है ताकि जनता को 2 जून की रोटी मिले और 2 जून की रोटी किसान का परिवार भी खा सके, क्या उसी किसान को अपनी मेहनत के लाल टमाटर का कत्ल यूं खेत के किनारे करना पड़ा है? ये खेत भोला रामपाल का है, जिन्होंने 5 एकड़ में 1 लाख रुपए खर्च करके टमाटर लगाया। उपज अच्छी हुई, लेकिन बाजार में अभी कीमत 20 किलो टमाटर की क्रेट की 80 रुपए मिलती है, यानी 4 रुपए किलो।
4 रुपए पाने का मतलब था किसान के लिए सिर्फ नुकसान। इसीलिए या तो खेत में ही टमाटर सड़ने के लिए छोड़ दिया या फिर उन्हें निकाला गया तो बाहर लाकर फेंक दिया। हम परेशान है, पूरा टमाटर पड़ा है खेत पे, सड़ गया आधा, और जो कुछ बचा है 10-20 क्रेट बिकती है, पूरा घर पे पड़ा 20-25 क्रेट, माल ही नहीं बिक पा रहा है, सड़ दिया। आखिर क्या कारण है कि जो टमाटर साल में कुछ महीने 80 रुपए के पार तक पहुंच जाता है, उसी टमाटर के अभी 2 रुपए 4 रुपए मंडी में किसान पा रहा है। इतनी कम कमाई की 2 जून की रोटी देश को देने वाले किसान के खेत ही उसकी उम्मीदों के कब्रगाह बन गए हैं। मौसम की मार तो किसान हर साल झेलता ही है, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण टमाटर के किसान अपनी फसल बेच नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि मजबूर होकर उन्हें टमाटर सड़कों पे और खेतों में फेंकना पड़ रहा है। और हैरानी की बात यह है कि ऐसे समय में सरकार की तरफ से भी किसानों की कोई मदद नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश ही नहीं, हरियाणा के अंबाला के खेत भी ले चलते हैं आपको, जहां किसान टमाटर की कीमत 2 रुपए मिलने पर अपने खेत में लाखों रुपए खर्च करके उगाई गई मेहनत को लोगों के लिए मुफ्त कर चुके हैं। कुछ नहीं बचता रही जी, इसे बेचने तो फ्री कर दीजिए। क्यों कर दिया? इसमें खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा जी, तेल का, काशी का, दिहाड़ी वाले तीमी का, कोई खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। तो जब 2 जून की रोटी का मैसेज बड़े हंसते हुए आप शेयर करें तो देश के किसान के बारे में भी सोचिएगा, जो टमाटर ही नहीं बल्कि आपके लिए विटामिन सी के सबसे बड़े स्रोत संतरा को उगाने के बाद अपने लिए विटामिन पी यानी पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगर मालवा की, जहां हाथ में संतरा तो है लेकिन संतरे के बदले मिलने वाली कमाई नहीं। वो आगर मालवा जहां दावा है 7,000 करोड़ रुपए का संतरा अब भी खेतों में ही पड़ा रह गया। तो किसानों ने थक कर जिन पेड़ों से नारंगी कमाई उगती थी, उन पेड़ों के नारंगी तबाही के रूप में बदलने पर पेड़ों को कटवाना शुरू कर दिया। सही भाव नहीं मिल रहा है हमको और फसल भी नहीं हो रही कुछ भी। व्यापारी खरीदते तो टाइम टू टाइम पैसे भी नहीं देते हैं, इसलिए परेशान हो गए। 14 सदस्य है घर पे, हम उनको भी खाने पीने में सब व्यवस्था चाहिए, क्या करें फिर इनको, इसलिए काट रहे हैं हम। संतरे की खेती में मार्च के करीब से 80% कमाई का जरिया निकलता है, लेकिन इस दौरान कोरोना बढ़ने के बाद जब लॉकडाउन लगा तो मजदूर, व्यापारी, ट्रांसपोर्ट तीनों मिलना मुश्किल हो गए। संतरा पक गया, खुद पेड़ों से टपक गया। किसान लाचार होकर संतरे का पेड़ काट बैठे। फसल आती है लेकिन उसका भाव नहीं मिलता है और कोड़ियों का दाम बिकता है और फसल का नुकसान होता है। इसके लिए काट रहे हैं क्योंकि दूसरी फसल बोएंगे। टमाटर हो या संतरा, ये तस्वीरें बताती हैं 2 जून की रोटी देने वाले किसान के लिए खुद 2 जून की रोटी का इंतजाम करना कितना कठिन हो चुका है, क्योंकि जिस संतरे और टमाटर की फूड प्रोसेसिंग करके तमाम तरह के फायदे किसानों को दिए जा सकते हैं, खेती की वो आधारभूत संरचना राज्यों ने मजबूती से कभी तैयार ही नहीं की। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। तकरीबन 3 महीने तक 12वीं के छात्र परीक्षा को लेकर असमंजस में रहे, जिसे सरकार ने कल खत्म करने की कोशिश की। अभी खबर आई है कि राजस्थान और गोवा में भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन 12वीं के छात्रों की परीक्षा रद्द की गई, उनमें से अधिकतर खुश होने से ज्यादा परेशान बताए जा रहे हैं। इसकी वजह परीक्षा से जुड़े सवाल हैं। छात्र ये जानना चाहते हैं कि उन्हें नंबर कैसे मिलेंगे, उनका मूल्यांकन कैसे होगा, उनका आगे एडमिशन कैसे होगा। जिन राज्यों में 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, ऐसे लाखों छात्र और उनके परिजनों की इन सवालों ने नींद उड़ा रखी है। 12वीं की परीक्षा को निरस्त करने का जो निर्णय कर लिया गया है, एक स्वागत योग्य कदम है। 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। बच्चे आर वेरी फ्यूचर। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। यह बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये देश की नई पीढ़ी के लिए और सुरक्षा देने के लिए एक बड़ा कदम है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के जिस फैसले को मंत्री, नेता और शिक्षक ऐतिहासिक बता रहे हैं, उसने देश भर के अधिकतर छात्रों को सवालों से भर दिया है। सवाल ये कि अब आगे क्या होगा, पास या फेल का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर कैसे दिए जाएंगे, मूल्यांकन का आधार क्या होगा, नंबर से संतुष्ट नहीं होने पर क्या विकल्प होगा, और सबसे बड़ा सवाल
आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा? परीक्षा होगी या नहीं? महीनों असमंजस में रहने के बाद जब सरकार ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया तो लाखों छात्र अब इन सवालों के जवाब का इंतजार करने में जुट गए हैं। अमृतसर के रहने वाले मोहित भी सरकार से सीधा सवाल करते हैं। पूछते हैं कि अगर साल भर ऑनलाइन क्लास से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है तो फिर परीक्षा भी ऑनलाइन क्यों नहीं ले सकते? बच्चे ऐसे ही पास हो गए सारे। हमने जो पढ़ा था इतने साल वो हुआ नहीं कुछ। तो जैसे अब जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह हो रही थी तो वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले सकते थे ये, पर इन्होंने उसका सोचा नहीं। तो सर ऐसे तो फिर मतलब जो नहीं मतलब पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं वो भी आगे बढ़ी जा रहे हैं। कोविड-19 और ऑनलाइन क्लासेस के चलते हुए अब छात्रों के मन में और एक सवाल उठा है, वो है मार्किंग सिस्टम क्या होगा, जिसके चलते हुए उनके कॉलेज एडमिशन्स पर असर पड़ सकता है। मोहित की तरह कोलकाता के आर्यन मेहता भी परेशान हैं, जिन्होंने अच्छे नंबर लाने के लिए दिन रात पढ़ाई की, एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं छोड़ी, लेकिन अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो 12वीं के नतीजे ये तय करते हैं कि कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी का दरवाजा आपके लिए खुलेगा, उस महत्वपूर्ण कक्षा की परीक्षा के नंबर कैसे मिलेंगे, इसकी पूरी तस्वीर साफ होना अभी बाकी है। पूरा टाइम बहुत टेंशन में चला क्योंकि कोई श्योरिटी तभी भी नहीं थी, मगर हम लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ा, सब टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से योगदान दिया, मगर अब जब ये कैंसिल हो ही गया है तब हम लोग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक टेंशन अभी भी अंदर है, मगर अब उसके साथ रहना ही पड़ेगा। मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब कहते हैं कि ये डिसीजन टू सम एक्सटेंट बिल्कुल सही है, मगर तब भी फ्यूचर हम लोग का अभी भी थोड़ा डाउट में है। तो अभी हम लोग को भी इस बात की टेंशन है कि किस यूनिवर्सिटी से हम कहाँ पे एक्सेप्ट होंगे, कहाँ पे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। 12वीं की परीक्षा का अपना महत्व है, जिससे छात्रों के साथ साथ माता पिता का भविष्य भी जुड़ा रहता है। ऐसे में भले ही सीधे तौर पर परीक्षा वो न देते हों, लेकिन बच्चों के साथ वो भी परीक्षा की कसौटी से गुजरते हैं। लेकिन परीक्षा रद्द करने के फैसले ने जागृति मेहता जैसे लाखों परिजनों को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान कर दिया है। ऐसे थोड़ा अपसेट तो थी, कल जैसे डिक्लेयर हुआ तो थोड़ा मन खराब हो गया कि अब कैसे इसका परसेंटेज आएगा, कैसे ये आगे में अप्लाई करेगा, माने कैसे आगे उसका फ्यूचर सेट होगा। ऐसा नहीं है कि जागृति मेहता सरकार के फैसले से सहमत ना हो, वो कोरोना के खतरे को देखते हुए इसे एक्सपर्ट की तरह वक्त की मांग मानती है। अगर सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा आयोजित की जाती तो उसमें 12 लाख छात्र शामिल होते। उनके साथ आने वाले 5 से 6 लाख परिजनों को अगर मिला ले तो सभी परीक्षा केंद्रों पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती। डॉक्टर रवि मलिक इसीलिए मानते हैं कि ऐसी स्थिति में परीक्षा केंद्र कोरोना के सुपर स्प्रेडर साबित होते। तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन जाते कि अगर हम ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन एग्जाम्स लेते तो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन जाते। 14 लाख बच्चे आते, साथ में बहुत सारे अभिभावक आते और साथ में बहुत सारे टीचर्स होते, तो एक तरह से जमावड़ा होता और ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है। खासकर कि जब हमारे में से एक भी बच्चा जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। इस वक्त एक भी बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई है, 18 साल से छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है। इस मामले में डॉक्टर राजपाल सिंह परीक्षा से जुड़ा एक और अहम पक्ष रखते हैं। पूछते हैं कि जिन परिवारों को इस महामारी ने अपनी चपेट में लिया, जिन बच्चों को कोरोना की वजह से मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा, क्या ऐसे माहौल में परीक्षा आयोजित करवाना उनके साथ अन्याय नहीं होता? जिस तरह से बच्चों का इमोशनल और फिजिकल वेलबींग इस पेंडेमिक में हिट हुआ है, जिस तरह की परिस्थितियां बच्चे और उनके परिवार फेस कर रहे हैं पिछले 1 साल से, उन परिस्थितियों में किसी भी बच्चे से आशा करना कि जिसने कोई खराब परिस्थिति इस दौर में फेस की है कि वो एक अच्छी मनस्थिति के साथ अपने पूरे पोटेंशियल के साथ वो परीक्षा में अपीयर हो पाएगा, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और इस स्थिति में अगर बच्चों को ये कंपेल किया जाता है कि वो इन परिस्थितियों के बावजूद भी एग्जाम दें आकर के, तो ये उनके साथ एक जस्टिफाइड बात नहीं है। लेकिन यह सवाल यह है कि जिन छात्र छात्राओं ने पूरी शिद्दत से तैयारी की, जो परीक्षा देकर खुद का ईमानदारी से मूल्यांकन करना चाहते थे, परीक्षा का रद्द होना क्या उनके साथ न्याय कहा जा सकता है? दिल्ली के छात्र यश निराश होकर यही सवाल पूछते हैं। और मैम अब तो पता ही नहीं चलेगा ना कितने कितने मार्क्स मिलेंगे सबको, हमने तो पूरी मेहनत करी थी, अब हमें सबको एक ही बराबर मार्क्स मिलेंगे, अब उसके हिसाब से ही कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, उसके हिसाब से होगा। अब तो अब ये एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि हमने तो पूरी तैयारी कर रखी थी, हम तो कोरोना काल में भी आ रहे थे स्कूल, और अब तो ये हो गया कि घोड़े गधे दोनों बराबर ही हो गए। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं। बाकी बचे राज्यों में भी जल्दी फैसला लेने का अनुमान, यानी जो सवाल
अभी सीबीएसई की 12वीं के छात्रों को परेशान कर रहा है, वो जल्द ही सारे देश के छात्रों के सामने होगा। कोलकाता से प्रेमा राजाराम के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। छात्रों की बात आपने सुनी, आपने देखा कि वो अपने भविष्य को लेकर कितने परेशान हैं। ऐसे में सवाल यह है कि छात्रों की इन समस्याओं का समाधान क्या है। आज तक ने देश के लाखों छात्रों के मन में चल रहे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। हमने जेएनयू के कुलपति से लेकर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार से इस बारे में बात की, जिन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो इस बारे में ज्यादा न सोचें और अपना सारा ध्यान विषय को समझने पर लगाएं। सब स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन है कि 12th का इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसा रहेगा। मुझे ये जानना है कि अगर ये प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पर रहेगा तो इट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज उस समय का सिलेबस और अभी के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा हैप्पी तो नहीं हूँ, बट कॉलेजेस कैसे मिलेंगे इसका मतलब प्रेशर आ रहा है। 12वीं के छात्रों की जो सबसे बड़ी चिंता है वो है उन्हें नंबर कैसे दिए जाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। 12वीं की परीक्षा रद्द होने के साथ ही सीबीएसई की तरफ से बताया गया कि पिछले साल की तरह स्कूल के इंटरनल परीक्षा के आधार पर रिजल्ट तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है, लेकिन ये तब होगा जब हालात ठीक हो जाएंगे। छात्रों को किस तरह से नंबर दिए जाएंगे, इसे लेकर हमने दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर राजपाल सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के आधार पर एक ठीक ठाक फॉर्मूला निकाला जा सकता है। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसके मार्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 11th में बच्चे हमारे पास पूरे साल स्कूल में रहे थे, हमने सारे एग्जाम्स उनके कंडक्ट किए हैं, उनको एक रिजल्ट दिया है। 12वीं में भी अभी तक किसी न किसी रूप में आइदर ऑनलाइन या फिजिकल भी कुछ ना कुछ एग्जाम कोर्सेज हर एक स्कूल के अंदर कंडक्ट किए गए हैं। तो इन तीनों ही क्लासेस को क्लब करके हम इस तरह का एक फॉर्मुलेशन जिस तरह से क्लास 10th के लिए सीबीएसई ने डिजाइन किया है, हम 12वीं क्लास के लिए भी कर सकते हैं और वो एक ट्रांसपेरेंट और एक ऑथेंटिक असेसमेंट भी होगा। लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर छात्रों और परिजनों की अपनी चिंता है, जो मानते हैं कि प्री बोर्ड के आधार पर नंबर देना ठीक नहीं होगा। प्री बोर्ड को अगर सरकार अब आधार बनाती है तो जस्टिफाई नहीं होगा, बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि जो प्री बोर्ड होते हैं उसमें बच्चे का टेम्परामेंट दूसरे टाइप का होता है। बच्चा उसको बड़े मतलब लाइट वे में लेता है। बच्चा सोचता है कि इसके नंबर काउंट नहीं होने हैं तो उसको हल्के में लेता है। छात्रों की असली चिंता भविष्य को लेकर है, जिसमें 12वीं के नंबर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये करना है तो जिसके लिए मुझे कॉलेजेस में अच्छे परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। अब यदि हम लोगों का 12वीं का मूल्यांकन ही अच्छे से नहीं होगा तो हम किस प्रकार आगे बढ़कर अच्छे परसेंटेज के जरिए अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे। तो फिर क्या वाकई में ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें छात्रों का सही मूल्यांकन हो सके? क्या इसमें कुछ और बातों को जोड़ा जा सकता है? इस सवाल पर माउंट आबू स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा एक सुझाव देती हैं। नंबर 1 मैं बोलूँगी कि बच्चे की जो रेगुलरिटी है, बच्चे ने जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी, जो उसके रिस्पॉन्सेस सबमिट हुए, उस सबको कंसिडर करना चाहिए। नंबर 2, जो प्रोजेक्ट्स बच्चों ने सबमिट किए प्रैक्टिकल्स के लिए। नंबर 3, प्री बोर्ड्स, चाहे वो ऑनलाइन हुए चाहे वो ओपन बुक असेसमेंट। नंबर 4, क्लास 11th की परफॉर्मेंस भी। सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि जो छात्र नंबरों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके पास हालात ठीक होने पर परीक्षा देने का विकल्प होगा। इस हालत में छात्रों को रिजल्ट के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सवाल यह है क्या छात्रों के लिए वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी रुकेंगे जो नंबरों के आधार पर ही एडमिशन देते हैं। अगर 9th, 10th और 11th के एवरेज मार्क्स पर रिजल्ट निकालेंगे तो आई थिंक अनफेयर होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इन क्लासेस में स्ट्रिक्ट मार्किंग्स होती हैं और स्टूडेंट्स 12th के बोर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और भी कंफ्यूजन्स हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ किस बेसिस पर हमारा एडमिशन लेंगे, क्या वो 12th के रिजल्ट को काउंट करेंगी या फिर एंट्रेंस एग्जाम लेंगी, इस बात पर भी काफ़ी कंफ्यूजन है।
छात्रों के मन में उठ रहे इस सवाल पर हमारी टीम ने जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार से बात की, जिन्होंने बताया कि छात्रों को इस बात पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर बड़े संस्थान एंट्रेंस टेस्ट को ज्यादा अहमियत देते हैं। In most higher educational institutions, such as JNU, the admission into the undergraduate programs is based on an entrance examination. We will conduct this entrance examination whenever it is possible for the students to write. In those higher educational institutes where the undergraduate admission is based on 12th standard performance, or in those universities where the entrance examination cannot be held because of the pandemic situation, I'm sure the universities can devise appropriate procedures for admission which are fair and transparent. तो शिक्षा के जानकार जो हर साल अपने संस्थानों में छात्रों को पढ़ाते और आगे बढ़ाते हैं, वो नंबर को लेकर छात्रों को ज्यादा परेशान न होने की सलाह दे रहे हैं। इसमें सुपर 30 के संस्थापक प्रोफेसर आनंद कुमार भी शामिल हैं, जो मानते हैं कि छात्रों को नंबर से ज्यादा विषय को लेकर अपनी समझ बढ़ाने पर काम करने की जरूरत है। इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उस पर सीरियस रहिए, पूरे पढ़ाई के डेप्थ में जाइए और ज्ञान अर्जन के बारे में सोचिए। सरकार, समाज सब आपके लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर करे। महामारी अपने साथ हमेशा भय को लेकर आती है। घरों में कैद हो जाने की बंदिश लोगों की मानसिक क्षमता की परीक्षा लेती है। ये वक्त भी ऐसा ही है। इसीलिए शिक्षा के सभी बड़े जानकार छात्रों से इस वक्त का इस्तेमाल नंबर से ज्यादा अपनी काबिलियत बढ़ाने पर दे रहे हैं, जिसका फायदा लेने से उन्हें कोरोना भी नहीं रोक पाएगा। कोलकाता से प्रेमा राजाराम के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी पर अब से थोड़ी देर पहले सुनवाई खत्म हो गई। मेहुल चोकसी भारत को सौंपा जाएगा या नहीं, इस बात का फैसला कल होगा। इस बीच मेहुल चोकसी ने नया पैंतरा आजमाते हुए कहा है कि उसे डोमिनिका की पुलिस कस्टडी में डर लग रहा है। वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इसीलिए उसे एंटीगा भेज दिया जाए। इससे पहले मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने आज तक से बातचीत में अपने पति की जान को खतरे की बात कही थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या मेहुल चोकसी का ये पैंतरा काम आएगा। आज तक की इस बड़ी खबर पर लगातार नजर रहेगी। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।